हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दो टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने बात किया एक एपिडर्मिस के बारे में। उसके बाद फिर एक हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉर्क के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एनिमल टिश्यू। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने हम लोग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स या फिर जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं उन सभी में किस टाइप का टिश्यूज पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते क्या है कि ये जो एनिमल, हम लोग जैसे अपने ह्यूमन बींग्स की बात कर ले चाहे डिफरेंट एनिमल्स की बात कर ले, तो देखते हैं क्या क्या चीज होता है। तो पहले देखते हैं क्या कि हमारा बॉडी एक स्किन से कवर है, ठीक है। तो जो स्किन है और स्किन में भी सबसे ऊपर वाला जो लेयर है दैट इज ऑल्सो ए टिश्यू। तो यानी एक हमारा काम क्या कर दिया, प्रोटेक्शन का काम करना शुरू कर दिया। तो जो सबसे बाहरी सबसे आउटर लेयर पर जो टिश्यूज प्रेजेंट है उस टाइप के टिश्यू को हम लोग बोल दिए इपिथेलियल टिश्यू बोल दिए। वहीं पर क्या देखते हैं कि हम लोग मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स का एक पर्टिकुलर फीचर्स भी है क्या कि वो इधर उधर हेयर एंड देयर मूव करते हुए रहता है। तो मूव किसकी वजह से करता है, उसके लिए किस टाइप का टिश्यू की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मूवमेंट में जो हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि वहीं पर कि कुछ ऐसे भी, अब देखिए हम मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा मूवमेंट में कुछ ऑर्गन्स, कुछ टिश्यूज, कुछ ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो उन आपस में उन सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए दूसरे टाइप का टिश्यू की बात करेंगे। सच टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। और इन सभी को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग को क्या टिश्यू देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द नर्वस टिश्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एनिमल टिश्यू इज ऑफ फोर टाइप्स। एनिमल टिश्यू animal tissue is of four types। कौन कौन सा बात कर लिए, तो एक बात कर लिए हम लोग इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। वहीं पर जो दूसरा हम लोग बात किए वो क्या बोले, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue, and the fourth type of tissue is nervous tissue, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, चार टाइप का इसमें टिश्यू हम लोग को पढ़ना है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें ये इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। उसके बाद सिक्रीशन का काम करेगा, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं गर्मी के टाइम में पसीना निकलता है, स्वेटिंग निकलती है, ऑयल्स निकलता है, तो सिक्रीशन का काम करता है। और साथ साथ एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, ठीक है। तो ये इपिथेलियल टिश्यू का काम हुआ। मस्कुलर टिश्यू में हम लोग क्या बोले कि जो मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हम लोग को लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकोमोशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, बाइंड करने के लिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की रिक्वायरमेंट रहती है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या बोल रहे हैं कि इट विल सपोर्ट, इट विल बाइंड, बाइंडिंग and transport and circulation, transport and circulation उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नर्वस टिश्यू किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी। तो इस तरीके से हम लोग चार टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा इसके बाद भी अगर एपिथेलियल की हम लोग बात करें तो एपिथेलियल अपने आप में 5 तरीके का होता है। कौन कौन सा? तो स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमिनार हो गया, सिलिएटेड हो गया, ग्लैंडुलर हो गया। ये सब किसकी वजह से? उसका शेप के आधार पर हम लोग बात करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इपी, इपी का मतलब क्या होता है? इपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। यानी सबसे बाहरी वाला जो लेयर है, यानी जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी कवर है, दैट इज इंटर ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, और इसके साथ साथ जो भी कोई ऑर्गन्स है उसके ऊपर का जो लेयरिंग रहता है या अंदर का जो लेयरिंग रहता है, उन सभी में भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा इस तरीके से बॉडी है और हमारा जो कवरिंग है हाथ पैर के ऊपर जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू के बना हुआ है। इसके अंदर मान लीजिए हमारा स्टोमक है इस तरीके से, तो स्टोमक का जो ऊपर का जो लेयर है, क्योंकि स्टोमक की बात कर रहे हैं, इसको अगर डाइसेक्ट करके देखेंगे तो अपने आप में ये इतना मोटा लेयर का दिखेगा। तो ये ऊपर का जो लेयर, इसके अंदर का जो लेयर है, वो भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ रहता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एंड द लाइन ऑफ द various body cavities, internal organs, and blood vessels, blood vessels। तो इन सभी में जो बाहरी तौर पर एक्सटर्नल सरफेस का जो बना हुआ है, वो बना हुआ एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या एपिडर्मिस में बात किए थे, एपिडर्मिस में क्या बोले थे कि बाहरी लेयर में प्रेजेंट है। तो ठीक उसी तरीके से ये हम लोग एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये जो बाहरी लेयर बना हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रहेगा, जैसे अगर हम लोग स्किन की बात करें, अगर इसमें इतना गैप रहता तो क्या होता है, यहाँ से हमारा कोई पैथोजेंस को बैक्टीरिया वायरस इंटर कर देगा हमारे बॉडी में। तो उससे भी प्रोटेक्शन करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल जो बाहरी जो लेयर है एपिथेलियल का, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो कि बना हुआ सेल से ही बना हुआ है, तो इन दिस the cells are closely packed and does not have intercellular space। इसमें किसी तरीके का कोई जगह खाली जगह नहीं रहेगा, नहीं तो वहां से हमारा पैथोजेंस इंटर कर सकता है। ठीक है। तो ये जो जैसे हम यहाँ क्या बोले, इन दिस कंडीशन द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। टिश्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसा काम करता है, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो ये जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो ये सब सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड रहेंगे, ठीक है ना। अब ये क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये जो हम लोग का सेल्स है वो किसी सरफेस के ऊपर लाई करेगा, नहीं तो हवा में थोड़ी इस तरीके से सेल्स से तो बने हुए रहेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी चीज पर रिसाइड्स करेगा, किसी न किसी सरफेस पर। तो जिस सरफेस पर ये सेल्स अटैच रहते हैं उस सरफेस को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि the lowermost layer of the cell rests on a non-cellular material that is called the basement membrane। क्या हम लोग बोले कि the lowermost layer
रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब ये सेल के जैसा कुछ नहीं है। तो अभी बताते हैं क्या होता है नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये याद रखिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही स्थित रहेगा सारे का सारा सेल्स। तो जिसके ऊपर रिसाइड्स करेगा, जिसके ऊपर रहेगा सेल्स, उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में हम लोग एक टर्म जोड़े, दैट इज नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर कहने का मतलब सेलुलर जैसा नहीं है, सेल के जैसा नहीं है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, इसमें वैक्यूल्स रहेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो अब ये रहेगा क्या, तो रहता क्या है, तो ये जैसे सेल्स इस तरीके से यहाँ पर सेल्स है, इस तरीके से सेल्स है, तो ये सेल्स कुछ मटेरियल को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो सिक्रीट करता है जो कि एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, और उसी लेयर्स को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस लेयर में न्यूरॉन सेल भी गया होता है, ब्लड वेसल्स भी गया होता है। क्यों, क्योंकि इन सभी सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इन सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव होना चाहिए, तो उसके लिए ब्लड वेसल्स इसके पास प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, अब मान लें कि आपको कोई पिन चुभाता है, तो यही सेल्स पर एक्ट होगा, इसी सेल्स को कोई ना कोई पिन आकर चुभेगा। तो चुभेगा, पिंच करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से आपको पेन फील होना चाहिए, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए न्यूरॉन सेल्स भी प्रेजेंट रहना चाहिए। तो न्यूरॉन फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन membrane is extracellular components, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर निकला हुआ सब्सटेंसेस है, कंपोनेंट्स है। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन्स blood vessels blood vessels and neuron fibers या nerve fibers, ठीक है। तो ये सब इसमें कंटेंट होकर रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एपिथेलियल जो टिश्यू उसका काम क्या है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर पर सबसे बाहरी वाला जो लेयर है, तो अंदर वाले जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, जितने भी टिश्यूज या सेल्स या फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव in function प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शन तो हो गया, इसके अलावा फिर क्या हो गया, सिक्रेटरी नेचर का हम लोग बात बोले, तो इट मे बी सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन। सिक्रीशन के अलावा कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। अब इसी का कुछ सेल्स, अब सेल्स जब हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल्स के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो फ्री सरफेस, अब फ्री सरफेस किसको बोलेंगे, तो जैसे ये तो हमारा हो गया क्या चीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा सेल्स इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो आप देखिए, ये तो एक तरफ सरफेस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला सरफेस, इधर जो सरफेस है, ये सब सरफेस है, ये सब क्या है, फ्री सरफेस हो गया, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हम लोग को हो गया फ्री सरफेस। तो किसी किसी सेल्स में, एपिथेलियम सेल्स का है या एपिथेलियल टिश्यू का है, कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होने के इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई, सिलिया और ग्लैंड बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द फ्री सरफेस ऑफ सेल्स may be
may be modified into cilia and glands. cilia and glands, ठीक है। cilia में मॉडिफिकेशन हो जाएगा और नहीं तो ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस की। इपिथेलियल टिश्यू अपने आप में दो टाइप का होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल इपिथेलियल, एक हो गया सिंपल इपिथेलियम, और दूसरा हो गया स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम और सिंपल इपिथेलियम, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में क्या दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। इसमें एक ही लेयर का सेल्स प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिंपल इपिथेलियम में क्या बोले कि ये एक ही लेयर के सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी सिंपल इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या डायग्राम में अगर देखा जाए तो क्या, ये तो हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर हमारा सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, बस सिंगल सेल्स का लेयर का प्रेजेंट रहेगा। और वहीं पर अगर हम लोग स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम की बात करते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम में क्या होगा कि इट इज मेड अप ऑफ many layers of cells, many layers of cells। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में हमारा ये एक सेल्स का लेयर रहेगा, फिर इसके ऊपर और दूसरा सेल्स का लेयर रहेगा, फिर यहाँ पर तीसरा सेल्स का लेयर है, यानी बहुत सारे इसमें लेयर सेल्स के प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही होता है लेयर फॉर्म, इसका मतलब ही होता है क्या चीज, लेयर फॉर्म। तो इसमें बहुत सारे लेयर सेल्स का बन गया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोल दिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे शेप के आधार पर। तो शेप के आधार पर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को 4-5 डिफरेंट टाइप के शेप के आधार पर हम लोग टाइप की बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू अगला अरे पूछे होंगे कि गौरव सर किधर है, तो बोले कि वहाँ पे एक बच्चा है यूसुफ, उससे जाकर पूछ लीजिए, देखे हैं डिपेंडिंग ना। अपॉन the shape of cells, it is of different types। कौन कौन सा? तो पहला हम लोग बात करेंगे क्या चीज, स्क्वैमस इपिथेलियम। अब अगर ये सब शेप के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो सिंपल टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को एक ही लेयर का सेल्स दिखेगा, तो इसलिए आसानी से हम उसको शेप, मेजरमेंट शेप देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि स्क्वैमस इपिथेलियम। और इसमें क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू में, तो इसमें जो सेल्स रहता है दैट आर इरेगुलर एंड थिन एंड फ्लैट सेल्स। irregular shape, thin and flat cells, ठीक है। ये इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का बिल्कुल चपटा चपटा दिखेगा। तो इसका न्यूक्लियस भी क्या रहेगा, इसका न्यूक्लियस भी हम लोग को
फ्लैटेंड रहेगा, सेंट्रली प्लेस्ड तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा, फ्लैट न्यूक्लियस भी रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में भी देखेंगे इसके बारे में। फिर दूसरा टाइप का कौन सा एपिथेलियल रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है क्यूब, क्यूब के समान, मतलब कि इसका साइड, इसका हाइट, इसका ब्रेड्थ बिल्कुल एक जैसा रहे, क्यूब के समान दिखे, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सेल्स will be in cube shape, क्यूब शेप, तो बिल्कुल इस तरीके से चारों तरफ से सेल्स दिखेगा। नेक्स्ट टाइप का जो शेप के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कॉल्यूमिनार यहाँ जैसा कि इंडिकेट करा क्या, कॉलम के जैसा, कॉलम के जैसा मतलब पिलर के जैसा, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें पिलर के जैसा कैसा रहेगा, इस तरीके से लंबा सा रहेगा, पिलर के जैसा हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहेगा, तो ये इलोंगेटेड सेल्स रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलोंगेटेड कॉल्यूम लाइक सेल्स, इलोंगेटेड कॉल्यूम लाइक सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद और कैसा रहेगा, तो नेक्स्ट टाइप का क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ कि उसका जो सेल्स है उसके पास सिलिया प्रेजेंट रहता हो, या नहीं, चाहे जैसा भी हो, ये सिलिएटेड एपिथेलियम अपने आप में दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा, या तो क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम हो सकता है या कॉल्यूमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम हो सकता है। तो जैसे इसमें क्या रहेगा कि सेल्स विथ सीलिया, इसके पास सीलिया प्रेजेंट रहेगा, तो या तो अगर हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर में सीलिया प्रेजेंट रहेगा, छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, और इसको हम लोग सीलिया बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्यूबॉइडल अगर सेल्स एपिथेलियम है तो ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। वहीं पर दूसरा क्या हो जाएगा, अगर ये कॉल्यूमिनार सेल्स प्रेजेंट है, कॉल्यूम के जैसा सेल्स प्रेजेंट है, उसके बाद भी इसका जो फ्री एंड है इसके पास अगर सीलिया प्रेजेंट हो, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉल्यूमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का है वो कैसा होता है, तो ये मॉडिफाइड हो जाता है, कौन सा, या तो या तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉल्यूमिनार एपिथेलियम अपने आप में ही मॉडिफाइड हो जाता है कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो वो ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। तो जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेल्स गेट modified into glands, ठीक है ना, वो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग इतना चार पांच टाइप का डिफरेंट टाइप्स के शेप के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा। अब इन सभी के डिटेल देख लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं तो वो कहाँ पर पाया जाएगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला टिश्यू दैट इज कॉल्ड द स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम या एपिथेलियम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में तो हम लोग क्या बोले कि दिस इज थिन फ्लैट सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स हो गया, थिन फ्लैटेंड सेल्स। इरेगुलर शेप का तो हम लोग बोले ही इरेगुलर शेप, और चूंकि ये एपिथेलियल है सबसे बाहर वाला लेयर है तो दिस विल बी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड,
no intercellular space will be found, compactly arranged। ठीक है, अब इसके पास न्यूक्लियस कहाँ पर कैसा रहेगा, तो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस इज सेंट्रली located and its shape is disc shape। डिस्क शेप, जैसे मान लीजिए यही देखे ना, जैसे इतना पतला सेल्स है, इतना पतला सेल्स है, तो इसमें राउंड इतना बड़ा तो न्यूक्लियस नहीं जाएगा, इसमें कैसा जाएगा, बिल्कुल पतला फ्लैट ही न्यूक्लियस जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम लोग चाहे जितना भी हम लोग 4-5 स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉलमिनार हो, चाहे सिलिएटेड हो, जिसकी भी बात हम लोग करेंगे वो सब के सब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही बात करेंगे। जैसे ये हमारा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस पर हमारा इरेगुलर शेप का फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरीके से इस पर बना हुआ रहेगा, इस तरीके से कैसा भी शेप का, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, हमारा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, दिस इज, ये सिंगल लेयर्स का ही बना हुआ रहेगा, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए जितना भी हम लोग इसमें बात करेंगे, टिश्यू की बात करेंगे, सबका लोकेशन और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हम लोग लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस विल फॉर्म द लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग्स, inner lining of blood vessels, inner lining of blood vessels, जहाँ पर ब्लड वेसल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम बोलते हैं, एंडोथेलियम। यानी ब्लड वेसल्स का ये मान लीजिए आर्टरी है, तो आर्टरी इतना मोटा है, तो ये अंदर वाला जो लेयर रहेगा, अंदर वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये एपिथेलियम का ही बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम बोलते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो इन अंदर वाला लेयर को हम लोग क्या बोल दिए, एंडोथेलियम बोल दिए। इसके अलावा और कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो इसके अलावा प्रेजेंट रहेगा कवर्स द स्किन सरफेस, कवर द स्किन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेटेड है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जो एपिथेलियम का लगभग वही है, सबसे बाहरी लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब प्रोटेक्शन का सबसे पहला इसका काम होगा। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन पहला बात करिए क्या चीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड साथ साथ में केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी का मतलब, जैसे लेट सपोज मान लीजिए आप केमिस्ट्री लैब में गए, कोई केमिकल्स स्प्लिट कर जाए और आपके स्किन पर आकर कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो आपका एपिथेलियल टिश्यू जलेगा, नहीं कि पूरा ऑर्गन से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर ऑर्गन्स ना रहता, जैसे मान लीजिए हमारा चेस्ट ना रहे, रिब्स ना रहे, और हमारा हार्ट बाहर ही ऐसे धड़कता हुआ रहे, तो अगर उस पर कोई अगर केमिकल्स गिर जाए तो हमारा हार्ट ही खराब हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तो काम करना मेरा बंद कर देगा। तो उन सभी को प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे बाहर लेयर कवरिंग का कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से इंजरी से बचाता है, और साथ साथ हम लोग क्या बोले थे कि ये एंट्री को भी रोकता है, एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, फंगस, वायरस, ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस में, क्योंकि जहां पर ये सिंगल लेयर्स का फॉर्मेशन स्क्वैमस एपिथेलियम कर रहा है,
तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या मटेरियल का आदान प्रदान में भी ये हेल्प करता है। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटेरियल्स। जैसे हम लोग लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स का जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एल्वियोलाई में यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस का सेल्स का बना हुआ है, तो ये एक ही सेल्स का है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन जो लिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आ गया है, और इसके बगल में हमारा ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हुए हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है, और इसी तरीके से हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है। क्लियर है? तो ये हम लोग बात कर रही है क्या चीज, स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में डिस्कशन की, जो कि नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हम लोग बात करेंगे अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इसका शेप तो हम लोग स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं हम लोग को पता चलेंगे यार कैसा है, ट्यूब के समान है। तो ट्यूब लाइक सेल्स, अब ये ट्यूब के जैसा है, जैसे ये देखिए इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट है ट्यूब के समान, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। दिस आर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर। ठीक है, इसके अलावा ये कैसा देखने में लगेगा, तो क्योंकि क्यूब शेप का है तो एक ही जैसा चारों तरफ से देखने में लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट अपीयर्स एज हेक्सागोनल इन सरफेस व्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं अपीयर एज हेक्सागोनल इन सरफेस व्यू। सरफेस पर देखेंगे तो बिल्कुल हेक्सागोनल दिखेगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कहाँ पर स्थित है ये हम लोग को देखने को मिलेगा, तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो नेफ्रॉन वाले पार्ट में, यानी किडनी वाले पार्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर सलाइवरी डक्ट हो या स्वेट ग्लैंड हो, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो पाइप जैसा दिख रहा है उसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। या हम लोग यहाँ पर सीधा लिख देते हैं नेफ्रॉन में हम लोग को देखने को मिलेगा। अब नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन को बोलते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो उसमें ये मिलता है किडनी ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन and in the lining of salivary and sweat gland। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। अब बात करते हैं कि ये करता क्या, इसका फंक्शन क्या है। तो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड से हम लोग को पसीना निकलता है तो इससे सिक्रीट करेगा। सलाइवरी ग्लैंड से हम लोग सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जो फूड माउथ में लेते हैं तो उसके ऊपर चारों तरफ एक सिक्रीशन सिक्रीट होता है, वाटरी सब्सटेंसेस सिक्रीट होता है जिसमें एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, तो सिक्रीशन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और साथ साथ नेफ्रॉन्स में एक्सक्रीट आउट भी करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो फंक्शन का क्या हो गया, सबसे पहला सिक्रीशन, दूसरा क्या हो गया एक्सक्रीशन एंड absorption of substances। तो ये इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉल्यूमिनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे।